प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, कहीं न कहीं महिलाओं को, लड़कियों को एक अलग पहचान मिली है और उसका जीता जागता उदाहरण है। चलिए, हम आपकी मुलाकात कराते हैं आने वाले भविष्य के पीसीएस जे, जो जिसका आज रिजल्ट आया है। उनको हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप? एक समाज में एक अलग पहचान आपने बनाई है। सर अलग तो मुझे महसूस हो रहा है कि एकदम से रिजल्ट आया है, काफ़ी लंबे समय से हम मेहनत करते आ रहे हैं। फाइनली रिजल्ट मिला है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल कि कैसे एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है। एकदम से एक दिन में ही पूरा सब कुछ बदल गया। आज तक सब दिव्या चिंडालिया कह रहे थे, आगे अब सब जज साहिबा कहने वाले हैं। तो बहुत ही बदलाव है, एकदम मेरे पास शब्द नहीं है सर बयाँ करने के लिए। जैसा कहते हैं कि आज के समय में भी कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम पूर्वांचल की तरफ जाएँगे और हम पश्चिम के क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर भी कहीं न कहीं लड़कियों को दबाव देखने को मिलता है। उनको शहर नहीं भेजा जाता है। लेकिन आज के समय में लड़कियाँ एक मुकाम हासिल कर चुकी है। देश नहीं, विदेशों में भी एक अलग पहचान बना चुकी है। मैं यहाँ पर 2018 से हूँ, मुझे तकरीबन 5 साल तैयारी करते हुए हो चुके हैं। हालाँकि मैंने अपने सेकंड ईयर में ही तैयारी शुरू कर दी थी। 5 साल का हमारा बीएलएलबी होता है, तो उसके सेकंड ईयर से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी है। इस तैयारी में हमारी लॉ की फील्ड ये इस तरह की है कि हम 1 महीना भी अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हमें फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ केवल एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट हैं अपनी तैयारी को लेकर, तो ही हम इसे अचीव कर सकते हैं, वरना इस फील्ड में इस पोज़ीशन को पाना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी कंसिस्टेंसी। जैसा कि देखा जाता है कि आपने बताया कि एक कहते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी का साथ ज़रूरी है और आपको सर का साथ मिला कि आपकी हर एक स्थिति में मदद की होगी, पढ़ाई में हो या कहीं न कहीं देखा जाता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती है। क्या वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बिल्कुल, फैमिली प्रॉब्लम्स तो देखो ऐसी चीज़ है जिसके बिना मुझे नहीं लगता कोई ही घर होगा जहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं बच्चों को। तभी मुझे लगता है लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। हालाँकि मैंने परिवार के साथ रहते हुए ही पढ़ाई करी है, तभी मुझे इतना लंबा समय लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरा ये है। अच्छा, सर ने आपको किन-किन मुद्दों पर जैसे कि कहते हैं कि एक गुरु माँ-बाप के बाद या कह सकते हैं कि माँ-बाप एक गुरु के पास छोड़कर आते हैं अपने बच्चों को, कि कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी हो, भविष्य में हमारा बच्चा या बच्ची आगे जाए। तो किसका किरदार आप मानते हैं कि कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल में जाने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो भी सक्सेस का श्रेय है, वो सारा मेरे सर को ही जाता है। क्योंकि केवल पढ़ाई ही में ही सर ने साथ नहीं दिया। सर ने मॉरली ही, हर तरीके से इमोशनली, हर लेवल पे मुझे सपोर्ट किया है। मुझे इंटरव्यू में क्या तक पहनना है, ये भी मैंने सर से पूछ के डिसाइड किया है कि सर बताओ मुझे, साड़ी में जाऊँ, सूट में जाऊँ या अपने कोट पैंट में जाऊँ? सर ने मुझे बोला तू कोट पैंट पहन के जा। कर ले, अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा और मुझे लगता है कि उसी का ही फ़र्क है कि वहाँ पर सभी लोग लड़कियाँ साड़ी में थी, सूट में थी। इकलौती लड़की जिसने कोट पैंट पहना था वो मैं ही थी। तो मुझे लगता है इस चीज़ का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पर, मेरे इंटरव्यू में। जैसा सर के बारे में आपने चीज़ें बताई, तो सर को आप किस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें नहीं करनी है, एक मेंटेन चीज़ों को करके चलना और किस तरीके की आप पढ़ाई करते थे, उसके बारे में? देखिए पढ़ाई के लिए मैंने जब मेरा एडमिशन हुआ 2016 में तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। तभी से ही मैंने अपना समय अपनी पढ़ाई को देना स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में मैंने काफ़ी कम समय दिया है, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन एक समय पर आकर मैंने ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देना स्टार्ट किया, 5 से 6 घंटा डेली मैंने दिया है। और अब धीरे-धीरे जब मेरी तैयारी मुझे लगा एक चरम तक पहुँच चुकी है, मैंने उसे फिर हल्का कर दिया, ताकि कोई मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर ना बने। और इसी बीच मैंने 2022 में भी काफ़ी जगह पर इंटरव्यू दिए हैं। राजस्थान और हरियाणा में मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया है और आज पूरा 1 साल हो चुका है मुझे राजस्थान में फ़ेल हुए हुए और आज ही मेरा यूपी पीसीएस जे का रिज़ल्ट आया है। एग्ज़ैक्टली 1 साल बाद 29 अगस्त को 2022 में मेरा फ़ेल का रिज़ल्ट आया था पहला इंटरव्यू में और आज 30 अगस्त है।
2023 पूरे 1 साल बाद ये मेरा पास का रिजल्ट आया, तो मेरे लिए तो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट दिन है, बहुत ही स्पेशल डे है आज, ये मेरा कहना है। जैसा कि आज के समय में देखा जाता है कि जो एक छात्रा है, उनका सपना तो रहता है, किसी का यूपीएससी का सिलेक्शन करने का रहता है, किसी का पीसीएस बनने का मन रहता है, लेकिन वो बीच में अपनी तैयारियों को बैकअप कर देते हैं। अब उसे आप घर की परेशानियां समझो या फिर स्टडी प्रॉब्लम समझो या कुछ भी हो सकता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये चीज़ पानी है, मैंने कभी अपने पास सेकंड ऑप्शन नहीं रखा कि जुडिशरी नहीं हुआ तो वकालत में चले जाएँगे, वकालत नहीं हुआ तो टीचिंग में चले जाएँगे। मैंने ऐसा अपने पास कभी ऑप्शन नहीं रखा। मेरा डिसाइडेड था, करना है, जुडिशरी करना है और इस चीज़ के लिए मैं ये बता दूँ कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया कचहरी में, क्योंकि मुझे फिक्स था मुझे वकालत नहीं करनी, मुझे केवल और केवल जज बनना है और वो आज सपना पूरा हुआ है। जी। जैसे कहते हैं कि आप मान के चल सकते हैं कि अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, तो 1 या 2,000 का ही सिलेक्शन होता है और आपने अपनी बात रखी कि मुझे सेकंड ऑप्शन है नहीं मेरे पास, लेकिन जो आपके बराबर में सर बैठे हैं, आपके गुरु बैठे हैं, अगर उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता, तो आप एक इस स्थिति में शायद होते या नहीं होते वो हम नहीं कह सकते। वो एक भविष्य में मतलब बच्चा लेकर भी आता है, एक माइंड की आइडियोलॉजी भी होती है। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि सर की वजह सर का भी कहते हैं कि सर का फाइनल इंटरव्यू में रह गए, लेकिन सर का सपना था कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि मैं आने वाले समय में हज़ार नहीं लाखों में मेरे बच्चे निकलेंगे। तो उसको किस तरीके से? देखिए, मैंने दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है, लेकिन सर ने मेरे पास दूसरा ऑप्शन ज़रूर रख दिया था। इन्होंने मुझे बोला कि अगर तेरा नहीं भी होता ना, तो यहाँ पढ़ाइयो कोचिंग में। मैंने हालाँकि मेंस में भी सर पढ़ाया है यहाँ पर, मेंस में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने प्री में भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है, प्रॉपर एक-एक पेपर पढ़ाए हैं। तो मेरे पास तो सर ने मुझे सेकंड ऑप्शन दिया है, ऑल्दो मैंने अपनी नज़रों में कभी अपने लिए सेकंड ऑप्शन रखा नहीं है। जी। अब थोड़ा-सा परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। कौन-कौन है आपके परिवार में? मेरी जॉइंट फैमिली है। मदर फादर हैं, 2 छोटे भाई हैं मेरे, चाचा-चाची और मेरी दादी-दादा। हम लोग साथ में रहते हैं, यहीं अपना मेरठ में ही हमारा घर है। मेरे फादर ज्योतिष आचार्य हैं और मदर मेरी हाउसवाइफ है। और मेरे चाचा जी पीसीएस ऑफिसर हैं, वो 2013 या 14 में उनका सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल वो मैनपुरी में पोस्टेड हैं और मेरी चाची लेखपाल हैं, वो यहाँ अमरोहा में पोस्टेड हैं फिलहाल। जैसा कहते हैं कि परिवार एक अगर सक्षम परिवार हो, तो कहीं न कहीं अपने बच्चों को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, मेहनत तो वो भी करते हैं, तो उनको आप क्या एक सही तरीके से आप बता पाएँगे कि किस वो तरीके से वो स्टडी करे या किस तरीके से मेंटेन करे, जैसे आपने किया भी है? देखिए, ग्रामीण जब इलाके से हम आते हैं तो सबसे बड़ी हमारी जो समस्या रहती है वो होती है फाइनेंसेस की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल हमारे पास फ़ोन सभी के पास है, यूट्यूब सभी के पास है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। इवन सर की भी हम यूट्यूब पे क्लासेस सर की चलती हैं, यूट्यूब पे सर ने बना रखा है अपना चैनल। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कीजिए, आप बैराक आप किताबें नहीं खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए। हमारे पास साधन बहुत हैं। रास्ता हमें अपने आप निकालना पड़ेगा कि हम कैसे उस चीज़ को पाएँगे। भविष्य के आप जज तो बन ही चुके हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? एक समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर आप जज बन जाएँगे और क्या आप एक पहल लेकर चलेंगे कि महिलाओं के लिए क्या करना है या फिर समाज में क्या बदलाव लाना है? अगर मैं अपना बताऊँ तो स्पेसिफिकली मेरा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर तबके की मदद करूँ। मेरा मन शुरू से ये रहा है कि अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे सभी के लिए बनना है। मैं किसी न किसी तरीके से बस मैं इस काबिल बहुत बन जाऊँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। मेरा यही है कि मुझे भगवान इस काबिल बना दे। कोई अगर मेरे सामने कुछ गुहार लेके आता है या कुछ मदद माँगने आता है तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। बस मेरा शुरू से यही फिक्स था। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, हम मेरठ में हैं और डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो एक पीसीएस जे की तैयारी कराते हैं और आज से नहीं 2015-16 से वो तैयारी करा रहे हैं।
हम आपको उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जो स्थिति उन्होंने देखी, शायद कोई ना देख पाए या कुछ ही परसेंट लोग देख पाए। उनका सपना था कि मैं एक पीसीएस जे का एग्जाम निकालूं और जज बनूं और कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव लाने की दिशा निर्देश दूं या चीजें उस पर करूं। लेकिन वो ऐसा चीजें नहीं कर पाए। आपने नाम सुना होगा विकास दिव्य कीर्ति जी का। अगर वो व्यक्ति यूपीएससी का सिलेक्शन लेने के बाद भी और अगर रिजाइन नहीं देते तो क्या उनकी तरह जो उन्होंने बच्चे पढ़ाए हुए और एक देश में अलग पहचान बने हुए हैं, देश नहीं विदेशों में भी। लेकिन ऐसे ही एक शख्स है जिनका नाम डॉक्टर सुशील शर्मा जी है। हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। उनके बच्चे 7 बच्चे फाइनल इंटरव्यू में बैठते हैं और उनमें से 2 का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। आइए हम आपकी मुलाकात। कि मेरा एक स्वप्न अपने आप में ही ये जीवित था कि यदि मैं पीसीएस नहीं बन पाया तो मैं हर वो समाज के उस वंचित व्यक्ति को, हर समाज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को, जो एक तैयारी में बहकावा है, जो तैयारी के प्रति लोग ये सोचते हैं कि हमें जज बनना है, उन्हें लोग हमारे जो इस तरीके से जो मैनिपुलेट कर देते हैं, उन्हें सही मार्ग पर नहीं जाने देते। तो मैं पहले दिन से ही ये बात हमेशा समझाता रहा हूँ कि ये पढ़ाई सिर्फ कंटिन्यूटी की है, सिर्फ बहुत साधारण पुस्तकों की किताब है, बहुत एक इसका जो आपको बहुत ज़्यादा खर्चीली पढ़ाई नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। बहुत से लोग देखा-देखी दिल्ली दौड़ रहे हैं, मैं हमेशा उन लोगों को यही मोटिवेट करता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा, सिर्फ एक मैटर को कंसाइज़ करना। तो मेरी हमेशा इच्छा यही बनी रही कि समाज के उस वंचित, उस शोषित, उस समाज के उस वर्ग को मैं जज बना सकूँ, जिन लोगों के पास दिल्ली में रहने के लिए पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास इतनी महँगी-महँगे कमरों को किराए पर रहने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, तो मैंने साधारण से साधारण उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है, जिनके पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। उन्हें मैंने एक दिल्ली में एक बहुत बड़ी भीड़ की संख्या में बच्चे बताते रहते हैं कि वहाँ ऐसा क्लास चलती है, वहाँ 1000 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि मैं एक इंसानियत, एक मानवता के नाते समाज के उस वर्ग का हमेशा उनको पढ़ाने के लिए जागरूक करूँगा, जिन लोगों के पास इतने आधुनिक तरीकों से उनके पास संसाधन नहीं है। जैसे कि आपके 2 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, वो पीसीएस जे बन चुके हैं, पीसीएस जे जज बन चुके हैं। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ऐसा मानो जैसे मेरा ही सिलेक्शन आज हुआ हो। मैं तो अपने घर जा रहा था, अचानक से मुझे परिणाम की जानकारी हुई, तो मैंने अपनी गाड़ी मोड़ दी और मैं वापस चला आया, क्योंकि मुझे इन बच्चों ने कहा कि सर हम आ रहे हैं, आपसे मिलना है, ये सफलता आपको समर्पित करनी है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर के लिए निकल गया हूँ। उन्होंने कहा तो मैंने अपनी गाड़ी टर्न कर दी और उस खुशी में सारे बच्चे आए और सारे बच्चों में एक जश्न का माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर बच्चा हमारे इन बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे पूर्व में भी चयनित हुए थे। आज फिर वही दिन आया है, क्योंकि यूपी में वैकेंसियों का बहुत डिलेमा है। 18 की वैकेंसी के बाद आज 2023 में अंतिम परिणाम आया है। तो ये दिन बहुत मुश्किल से भगवान ने ईश्वरीय कृपा ऐसी की है कि जो आज हमें ये दिन आपको और हमको बैठने का मौका मिला है। जैसे सर आपने कहा कि लोग मेरठ से क्या, गाजियाबाद से क्या और अदर जिलों से भी यूपी के मोस्टली ज़्यादातर बच्चे दिल्ली जाते हैं, कोटा चले जाते हैं। लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि हाँ, मेरठ से भी बच्चे निकल सकते हैं, एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो मैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा बच्चों के मन में एक अविश्वास, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस देने से हमारा चयन अच्छा हो जाएगा। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बहुत अच्छी सीट पर बैठने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा हमेशा ये बच्चों को ये बात बताने के लिए मैंने उनको हमेशा ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि सफलता के लिए केवल हमारे अंदर निरंतरता और एक अच्छे कोच की यदि हमको जानकारी हो जाए, तो उससे हम अपने माध्यम को देख सकते हैं। और आज वो दिन बिल्कुल सत्य स्वीकार हुआ है।
मैंने इन परिणामों की घोषणा पहले ही कर दी थी। मुझे जानकारी थी क्योंकि मैंने पढ़ाया था, मैं हर टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन को इनके चेक कर रहा था, हर चरण पर मैं इनको बता रहा था और मुझे उनके दिए हुए आउटपुट की जानकारी इतनी अच्छी थी कि मैं ये सोच रहा था कि इनका चयन निश्चित होगा। जो मेरे बच्चे और जो इंटरव्यू में बैठे थे, वो नहीं हुए हैं, मैं उनसे आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वो भी निश्चित रूप से आगामी में एक अच्छा रिजल्ट देंगे। उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को सफलता बहुत विलम्ब से मिलती है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति निराश ना हो, क्योंकि रिजल्ट जो आया है वो केवल 303 लोगों का आया है, इसमें से 2 गुना लोग बाहर हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी हमेशा एक मोटिवेशनल यही बात कहता हूँ कि उनको निराश होने की जरूरत है। वो कभी ना कभी यदि अपने मार्ग पर चलते रहे, अपनी पढ़ाई के इस मार्ग को यदि उन्होंने नहीं छोड़ा, तो वो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मेरा तो यही मानना भी है और सोचना भी है। जैसे कि मेरठ में पीवीएस मॉल है, उसके पास में एचपी का पेट्रोल पंप है, उसके पास में आपका कोचिंग सेंटर है। अगर कोई बच्चा, आपने बताया कि शोषित या एक वंचित छात्र छात्राएं आते हैं, तो क्या उनके लिए फीस का कंसेशन या कुछ ऐसा होगा कि वो आगे आपसे आकर कांटेक्ट करें और पढ़ाई में आप आपसे करें? मेरा भाई साहब कभी भी फीस के लिए कभी भी मेरे बच्चे से आप किसी से पूछ सकते हो। फीस का लोगों की परिस्थितियों के बारे में जानने का प्रयास किया है। मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा यदि ये कहा गया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैंने उससे कभी फीस मांगी नहीं। मैंने उनसे कहा कि तुम अपनी तैयारी करते रहो, आपको तैयारी करनी है, आपको मुझे उस मंजिल तक पहुंचाने में मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तो मैं फीस के लिए मनी माइंडेड पर्सन नहीं हूँ। मैं हमेशा मेरा प्रयास यही रहा कि आपके पास फीस नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैं समाज के उन सब परिस्थितियों से देखकर, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण अंचल से रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे हर व्यक्ति की जानकारी है, मुझे हर समाज के हर आदमी के बारे में जानकारी है कि इसके पास कितनी क्षमतावान व्यक्ति है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, तो मैं उन लोगों से कभी फीस का कोई विषय ही नहीं आता। तो छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2 बच्चों का चयन हुआ है? किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं? मेरा उन समस्त छात्रों को जो जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, उन सब लोगों को ये एक संदेश है कि वो लोग किसी के बहकावे में ना आएँ। वो लोग अपनी तैयारी में एक निरंतरता पैदा करें, एक निश्चितता पैदा करें, एक समय की रूपरेखा का निर्माण करें। ये तैयारी ऐसा नहीं है कि आज हम परीक्षा में बैठ गए, आज असफल हो गए, छोड़कर चले गए। ये तैयारी बहुत निरंतरता की है। इस तैयारी में जैसा कि अभी दिव्या ने भी बताया था, इसमें 1 महीने भी यदि हम ना पढ़ें, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें ज़ीरो से शुरू करना है। तो ये तैयारी को यदि हम बिल्कुल सही तरीके से यदि चलते रहेंगे, तो मैं 100% ये लिख कर दे सकता हूँ कि उसका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। मैं हमेशा बच्चों के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि आप सेलेक्टेड हो जाओगे। हमेशा मेरा बच्चों के लिए यही मोटिवेशनल है कि आप निराश ना हो। ऐसे विपरीत दौर में कई बार वैकेंसीज नहीं आती, कई बार हमारे परिवार में कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समस्याएं अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह। तो अपने मंजिल की तरफ कभी भी हमको ये नहीं कि हमें अपने मंजिल से मुड़ जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग समाज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग भी आज सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जीवन में निराशा नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से रखना चाहिए, हमेशा एक विश्वास पैदा करना चाहिए। तो विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से चयन होता है और स्थिति, परिस्थिति, छात्र हो या छात्रा हो, छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, स्थिति, परिस्थिति सभी की बदलती रहती है। लेकिन एक समय वो आता है कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं, तो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। किसी ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो चीज़ें आती हैं। ऐसे ही लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे।